हे एवरीवन, वेलकम बैक टू संवेद एआई चैप्टर्स। मेरा नाम सैम है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं वेद भाई। और दोस्तों, आज का जो ये चैप्टर है, सेशन 2 जो है हमारा, दिस इज अबाउट हाउ मशीन लर्न्स। इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि व्हाट इज एआई, एंड उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था उस पहले सेशन को। इनफैक्ट पार्ट 3 भी था जहां पे हमने डेमोज दिखाया था। सो अगर आपने वो पार्ट स्किप किए हैं तो प्लीज गो अहेड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट, ताकि आपको फ्लो पूरा अच्छे से समझ में आ सके। आज का जो इस सेशन है, दिस इज अबाउट हाउ मशीन लर्न्स फ्रॉम डेटा टू इंटेलिजेंस। एंड एज द नेम ऑफ द मॉड्यूल में सजेस्ट, हम इसमें बात करेंगे कि डेटा से मशीन लर्न कैसे करती हैं, और इसको एक्सप्लेन करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स वेद भाई। वेद भाई, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सम भाई। उम्मीद करता हूँ आप सही हैं आज। एकदम और फर्स्ट क्लास। बहुत शुक्रिया इस सेशन 2 के लिए। जैसा कि आपने कहा, आज का हमारा जो मूल्य लक्ष्य है वो ये देखना है कि मशीन्स कैसे लर्न करती हैं, और फ्रॉम डेटा टू इंटेलिजेंस। हम ये चीज पहले भी पिछले सेशंस में हमारे डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा इज द बैकबोन ऑफ मशीन लर्निंग। और ये गलत नहीं होगा कहना अगर मैं ये चीज कहूं कि मशीन लर्निंग जो है वो एक फैंसी नेम है, पैटर्न रिकॉग्निशन ऑन डेटा। अगर मैं इसको एक दूसरा नाम देना चाहूँ मशीन लर्निंग का, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एक पैटर्न रिकॉग्निशन का ही एडवांस्ड वर्जन मशीन लर्निंग कहलाता है। बैकबोन है डेटा। जितना अच्छा आपका डेटा होगा उतना ही अच्छा आपका मशीन लर्न करेगी। तो हम एक बार ये चीज देख लेते हैं संभाई कि हम कहाँ पे हैं अपनी इस मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने समझने की जर्नी के अंदर। पिछले सेशन में हमने डिसाइफर करने की कोशिश करी थी कि एआई क्या होता है। उम्मीद करता हूँ हमारे श्रोताओं को वो वीडियोस समझ आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। आज का हमारा सेशन है मशीन्स कैसे काम करती हैं, हाउ डू मशीन्स लर्न। अगले सेशंस में हम देखेंगे जनरेटिव एआई, जहाँ पे कि सिर्फ क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन या ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग कह सकते हैं आप उसको। उनसे आगे बढ़ के हम कंटेंट कैसे जनरेट करते हैं, जैसा कि हमने पिछले एक डेमोन्स्ट्रेशन में भी दिखाया था, जहाँ पे हमने इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन और टेक्स्ट जनरेशन करा था। और उसके बाद हम चलेंगे अपना फाउंडेशन मॉडल्स और amazon बेडरॉक सर्विस, जिसको यूज करके हम एपीआई कॉल करेंगे। और उसके बाद वी वुड ट्राई टू प्रोग्रामेटिकली इंटीग्रेट बेडरॉक इन आर एंड टू एंड एप्लीकेशन। एक फ्रंट एंड बनाएंगे और एक बैक एंड बनाएंगे, और देखेंगे कि आप एआई की तकनीक को अपनी एप्लीकेशंस में कैसे यूज करते हैं। वो एप्लीकेशन चाहे आपकी वेब एप्लीकेशन हो, चाहे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो। आज के सीरीज में देखते हैं लर्निंग लूप। समझते हैं कि मशीन्स कैसे लर्न। अब संभाई, एक चीज मैं यहाँ पे पहले क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये जो सेशन है हमारा आज का मशीन लर्निंग, जी। ये हालांकि जरूरी मैंडेटरी नहीं है लोगों को जानना, क्योंकि अब तकनीक इतनी एडवांस हो गई है। सब लोगों को पता है कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, क्लॉड एंथ्रोपिक कैसे काम करता है। तो आपको अब एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल मिल गया है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप समझ रहे हैं कि एक किताब का जैसे एक समराइज, कंसाइज समरी बता दी जाती है, जिसको कि हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो आईटी की दुनिया में एब्स्ट्रैक्शन लेयर का मतलब होता है कि टेक्निकलिटीज, जितना भी कोड है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके पीछे, वो हम हाइड कर लें और आपको एक फ्रंट लेयर दे देते हैं यूजर को, ताकि वो उसको आसानी से इंटरेक्ट कर पाए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आजकल इतना एब्स्ट्रैक्शंस आ गया है कि लोगों को उतना डाइव डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मशीन्स कैसे लर्न करती हैं। मशीन लर्निंग आप अंडर द हुड्स देखेंगे तो इट इज ऑल मैथमेटिक्स, सब गणित है। इट्स ऑल मैथ्स। और मैथ्स एक ऐसी भाषा है जो कि दुनिया में, दुनिया कह लीजिए आप या ब्रह्मांड ही कह लीजिए, पूरा यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। आपने शायद सुना होगा कि निकोला टेस्ला भी कह के गए थे कि अगर आपको ब्रह्मांड को समझना है तो 369 के पैटर्न को समझ लीजिए, आप ब्रह्मांड को समझ जाएंगे। तो उसी एनालॉजी पे हम चलते हुए, मेरा एक ये बहुत मानना, मैं इस सेइंग पे, इस सोच को बहुत अच्छी तरह से मानने लगा हूं कि तकनीक को जानने के लिए आपको डीप डाइव डीप करना ही पड़ेगा। आप अगर मछली पकड़ना चाहते हैं तो आपको
रिवर में या समुद्र में उतरना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये मशीन लर्निंग का जो हमारा सेशन है थोड़ा सा मैथमेटिकल रहेगा। ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि हम ज्यादा डीप में नहीं जाएं उस मैथमेटिक्स के, बट हाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स आना जरूरी है। जो हम बातें करेंगे आज एल्गोरिथम्स न्यूरल नेटवर्क के बारे में, तो हल्का फुल्का गणित का यूज करेंगे हम आज। तो वेद अब भाई, देखते हैं कि सॉरी टू हाँ। इंटरप्ट, ये जो मैथ्स जानना जरूरी है, क्या ये मशीन लर्निंग के लिए जानना जरूरी है? दोज लर्नर्स हु आर टारगेटिंग एजेंटिक एआई, क्या उनके लिए भी ये मैथ्स जानना उतना ही जरूरी है, या सिर्फ मशीन लर्निंग में दिलचस्पी लेने वाले लोगों के लिए? अ, बेहतरीन सवाल पूछा है आपने संभाई। देखिए, गणित जानना हर किसी के लिए अनिवार्य है, मैं ये मानता हूं। अब किस लेवल का गणित जानना है उसके ऊपर आते हैं। अब देखिए, अगर आप अपना जो एक कैरियर है वो एक डेटा साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं, अगर आपको एल्गोरिथम बनानी है, मान लीजिए जी। आप न्यूरल नेटवर्क खुद बनाते हैं, तो आपको डीप लेवल ऑफ मैथमेटिक्स आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है आपको? आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आना जरूरी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी थियरी, राइट, ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इसके बाद कॉम्बिनेटोरिक्स आना बहुत अनिवार्य है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जिसे हम कहते हैं, वो आना आपको अनिवार्य है। इसके अलावा आपको सेट थियरी, राइट, यूनियन इंटरसेक्शंस कैसे होते हैं, वो आना जरूरी है। बहुत जरूरी है आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। बहुत ज्यादा पार्ट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। आपको ध्यान हो, अगर हमने 12th का मैथ्स होगा या शायद 11th स्टैंडर्ड का, सीनियर सेकेंडरी का 11th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था d/dx ऑफ x रेस टू द पावर ऑफ n इज n x रेस टू द पावर ऑफ n-1। ऐसे कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान होंगे शायद। जी। और इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू द पावर ऑफ n, इस तरह के कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान होंगे। हाँ तो जी। ये बहुत अनिवार्य है आपको आना। अब मशीन लर्निंग के फील्ड में संभाई वो भी इंजीनियर्स हैं जो कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाते हैं और जो उन मशीन लर्निंग मॉडल्स को इंटीग्रेट करते हैं। मशीन लर्निंग के फील्ड में डेटा साइंटिस्ट भी हैं। अब डेटा साइंटिस्ट को इतने लेवल डीप का मैथमेटिक्स आने की जरूरत नहीं है। उनके लिए आपका सेंट्रल थियरम्स आना, मतलब मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन कह लीजिए, तो जिसको हम आपका बेसिक लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। सो बेसिकली सेंट्रल थियरम्स हो गया आपका, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कह लीजिए। ये चीजें आना उनके लिए अनिवार्य है, जो कि ये वाले जो आपका मैथ्स है थोड़ा आसान है। right? अब आप फ्रंट एंड इंजीनियर हैं तो इनमें से कुछ भी नहीं आता आपको तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एमएल ऑप्स इंजीनियर हैं तो आपको कोड लिखना आता है, आपको CI/CD पाइपलाइन बनाना आता है। तो मशीन लर्निंग के फील्ड में संभाई बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, इस तरह के फील्ड हैं जहाँ पे कि मैथ्स आना जरूरी नहीं होता। हालांकि मेरा ये मानना है कि आपको एक ऊपरी स्तर पे थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में आना जरूरी है। जैसे एक शरीर को पौष्टिक आहार के लिए हर चीज जरूरी होती है, आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी सब चीजें चाहिए होती हैं। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा अगर आपको मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेटोरिक्स, सेट थियरी, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पता है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे इस फील्ड में। उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिला होगा बहुत अपने अच्छी अपने एनालॉजी। प्रश्न का। बहुत अच्छी एनालॉजी, थैंक यू वेरी मच विद एक्सप्लेन करने के लिए। बट हाँ दोस्तों, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ लर्निंग मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल आउट देयर। गो अहेड, वॉच इट। अदरवाइज हमसे क्वेश्चन पूछिए चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। विल ट्राई टू टेक दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप लोगों को नहीं आता ये वाला कंटेंट जो वेद भाई ने बताया, सो डोंट वरी, कीप वॉचिंग दीज कंटेंट, बिकॉज इन, एज वेद भाई मेंशन, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे योर नॉलेज एंड योर लर्निंग विल स्टिल बी रेलिवेंट। ठीक बिल्कुल। है वेद भाई, बिल्कुल आगे बढ़ते संभाई। हैं। धन्यवाद। चलिए, हर चीज संभाई आपकी स्टार्ट होती है डेटा से। और डेटा ही नहीं, गुड क्वालिटी डेटा मैं कहूंगा।
आपका जो जर्नी मशीन लर्निंग की स्टार्ट होती है गुड क्वालिटी ऑफ डेटा से, डेटा जो कि क्लीन्ड है, डेटा जिसमें एरर नहीं है, डेटा जिसमें एनॉमली नहीं है। एक उदाहरण के रूप से समझाना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपके पास एक एज कॉलम है। अब इंसान की जो एज है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? जो रिकॉर्डेड आज के इतिहास में जो रिकॉर्डेड एज है फॉर द हाईएस्ट लिविंग पर्सन, जहां तक मेरा नॉलेज जा रही है और मेरे को जहां तक याद आ रहा है, यूएस की एक लेडी हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड 116 साल उनकी उम्र है। अब मान लीजिए अगर एज किसी इंसान की आपके पास डेटा है और उसमें एज एक इंसान की लिखी है 170 साल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डेटा आपका क्या हुआ? आउटलायर और अनक्लेंस्ड डेटा। इस डेटा के ऊपर आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अगर लर्न कराएंगे तो ऑब्वियसली एरर आएगा। ऑब्वियसली आपका जो आउटपुट मशीन लर्निंग जो प्रेडिक्शन देगा, वो प्रेडिक्शन आपका एररनेस होगा, वो बायस्ड होगा। right? तो इसलिए हम कहते हैं गुड क्वालिटी डेटा होना चाहिए। उसके बाद उस डेटा को एल्गोरिथम के साथ मिलाया जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेनिंग। डेटा प्लस योर एल्गोरिथम इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के बाद जो आपके पास आउटपुट आया वो मिला आपको मॉडल। ये मॉडल एक एक्चुअल आर्टिफैक्ट होता है। राइट? तो आपने ट्रेन करा और उस ट्रेनिंग के बाद आपको एक मॉडल मिला। अच्छा, ट्रेन जब आपने करा तो आपने क्या ट्रेन करा? तो उद्देश्य ये होता है आपका, ट्रेनिंग का मतलब ये होता है उस डेटा पे एल्गोरिथम ने पैटर्न्स देखे और एंड में आते आते उसने एक इक्वेशन बनाई। अब मैं उदाहरण के रूप पे आपको एक इक्वेशन बताता हूं, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। एक बहुत ही बेसिक रिग्रेशन इक्वेशन होती है जहां पे कि x आपका इनपुट वेरिएबल है, m और b आपके इंटरसेप्ट और स्लोप कहे जाते हैं। m इज योर स्लोप एंड b इज योर इंटरसेप्ट। अब आपकी एल्गोरिथम का काम ये है कि जब उसको x मिले उसमें वो m और b सब्स्टिट्यूट कर दे ताकि वो y प्रेडिक्ट कर पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जानना चाहता हूं कि कल जो है एक कंपनी के स्टॉक का प्राइस क्या होगा। मेरे पास उसका प्रीवियस 2 साल का डेटा था और उस 2 साल के डेटा के बेस पे मैंने उस मशीन लर्निंग मॉडल को लर्न कराया, एक रिग्रेशन मॉडल को। और वो उस लर्निंग के दौरान उसने मेरे को एक इक्वेशन बना के दे दी कि m जो है आपका मान लीजिए वो 2.4 है और b है आपका 3.8। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप पे कह रहा हूं मैं। जी। आपने एक्स वैल्यू डाली कि अच्छा कल जो है मेरा जो स्टॉक है वो 100 रुपए पे क्लोज हुआ, और आगे आने वाले समय में टुमारो क्या उसका प्राइस जाएगा, वाई का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल इक्वेशन आपकी आ जाएगी 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 3.8। ये बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, हालांकि मशीन लर्निंग की फील्ड में इक्वेशन इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो कहने का मतलब आपका ये है कि ये ट्रेनिंग के दौरान जो एल्गोरिथम का काम है वो सेट करता है आपके पैरामीटर्स। क्या पैरामीटर्स होते हैं आपके? जनरली दो पैरामीटर्स होते हैं, वेट और बायस। वेट्स एंड बायस। तो आप m को मान सकते हैं वेट और b को मान सकते हैं बायस। रिग्रेशन के टर्म्स में हम इनको स्लोप और इंटरसेप्ट बोलते हैं, बट अगर आप इसको प्रोपेगेट करें मशीन लर्निंग के टर्म्स में तो वेट और बायस। वेट होता है आपका इंपॉर्टेंस जो कि हम दे रहे हैं एक वेरिएबल को, एक इनपुट पैरामीटर को, और बायस होता है एक एडजस्टमेंट वैल्यू, हम उसको पीनलाइज कर रहे हैं या उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं। ओके। अच्छा, अब आपके पास जो मान लीजिए इक्वेशन आ गया, एल्गोरिथम ने आपको इक्वेशन दे दी। अब उस इक्वेशन पे मैं एक टेस्ट डेटा चलाऊंगा ऑन अनसीन डेटा। मतलब मैं अनसीन डेटा जो उस एल्गोरिथम ने कभी नहीं देखा उसको प्रेजेंट करूंगा मैं उस इक्वेशन पे और देखूंगा कि मेरा जो इक्वेशन बना है वो सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। तभी उस एल्गोरिथम और उस मॉडल का फायदा है मुझे डिप्लॉय करने का, अदरवाइज मुझे क्या फायदा है? मैं आप कोई भी स्टेटमेंट संभाई अगर किसी भी समय बोलते हैं, आप मान लीजिए आप कहेंगे कि आज बारिश होगी, आप हर समय पे 50% ट्रू हो सकते हैं। एवरी स्टेटमेंट विच यू मेक द अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यू आर ऑलवेज 50% करेक्ट। जी। दिस इज द थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। राइट?
जी। तो तो मेरे को इवेल्युएट मॉडल्स को करना है ताकि मेरा जो एक्यूरेसी है वो 50 से ज्यादा रहे, 60%, 70%, 90%। आप देखेंगे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे मॉडल्स हैं जो आपको 98 99% एक्यूरेसी देते हैं। मतलब अगर उन मॉडल्स ने कह दिया कि कल इस स्टॉक का प्राइस जो है वो 200 रुपए जाएगा, उसके चांसेस जो हैं 200 रुपए के आसपास जाने के, 200, 200.50 पैसा, 200 रुपए दशमलव 25 पैसा, उसकी प्रोबेबिलिटी 99% है। सिर्फ 1% चांस हो सकता है एरर, अगर उसका प्राइस जो है वो 200 से नीचे 199, 198 रहे, या उससे ऊपर 201 या 202 पहुंचे। तो इतना डिविएशन रहता है, राइट। आपने अब सॉरी। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, गोल्डमैन सैक्स या फिर फिडेलिटी या फिर सिमिलर और भी कंपनीज, क्या वो भी कुछ इसी टाइप का एल्गोरिदम यूज करती होंगी इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट हाउ एनी स्टॉक्स गोना परफॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? संभाई, मैं कुछ समय पहले एक ब्लॉग पढ़ रहा था। अब समय हो गया उसको, तकरीबन 3 साल पहले की बात है। उस समय की बात बता रहा हूं मैं आपको, 3 साल पहले आज से। 75% दुनिया में जो ट्रेड होता है, स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट में ट्रेड, कोई इंसान वो ट्रेड नहीं करता। वो सारा एल्गोरिथमिक ट्रेड होता है। और ये जितना भी गोल्डमैन सैक्स हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, मेरिल लिंच हो गया, जितने भी आपके, अब तो इंडिया में भी आप देखेंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, मोतीलाल ओसवाल, हर कोई एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करता है जो कि मशीन लर्निंग के बेस पे होती है। उनका ये मानना है कि इंसान तो गेस करेगा, आप तो 50% ही राइट हैं। अगर आप कहते हैं कि इस कंपनी का स्टॉक कितना जाएगा, उनको 50% से ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। और अगर एक मॉडल उनको पिछले 1 साल या 6 महीने से 90 से 95% भी एक्यूरेसी दे रहा है, तो आप मान लीजिए कि वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर रहे हैं। तभी आप देखेंगे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, ये आपको 12 से 15% का रिटर्न या उससे भी ज्यादा क्यों प्रॉमिस करते हैं। वो आपको 12% रिटर्न दे रहे हैं तो खुद 12 से ज्यादा कमा रहे होंगे। 15, 16, 17, 18%, कई कई तो 20, 30% भी निकाल देते हैं। आपका रिटर्न कैसे कर रहे हैं? इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है हमेशा गैस करना, और गैस करके आप सही हो जाए। हम एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हैं। तो इस चीज के पीछे आपके एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है, विच मींस मशीन लर्निंग मॉडल है। और मैं 3 साल पहले कह रहा हूं आपको कि 75% इंडिया का नहीं, दुनिया का ट्रेड वाह। जो होता था स्टॉक मार्केट में, वो एल्गोरिथम्स के थ्रू होता था। तो अब तो शायद उसकी जो परसेंटेज है वो और बढ़ 75 गई। से बढ़ के शायद 80 या 85% हो गई होगी। जी जी। और वेद भाई, इसमें कुछ स्टैंडर्ड भी रहता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या कुछ ऐसा जिसमें हम माने कि अगर मॉडल 90% सही दे रहा है या 80% सही दे रहा है, तो हमारे पास कुछ ऐसा बार है जिसको ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज फॉलो करती हैं, या ये बड़ा सब्जेक्टिव है? देखिए संभाई, ये थोड़ा सब्जेक्टिव ही है। हालांकि जो आपके गवर्नमेंट के एक्ट होते हैं, जैसे इंडिया में अब आपका डीपीडीपी एक्ट आया है, और आपका यूरोप में ऑलरेडी ईयूएआई एक्ट वगैरह चलते हैं। तो कई इंडस्ट्रीज जो रेगुलेटेड होती हैं, जैसे हेल्थ केयर वगैरह इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज में आप कोई भी अगर मॉडल यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ वो हॉस्पिटल या वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं जो कि वो मॉडल यूज कर रही है, बट वहाँ की सरकार भी ये चीज सेट कर सकती है कि आपको इतने परसेंट एक्यूरेसी चाहिए अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर रहे हैं, ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि ये पर्सन को बीमारी है या नहीं है। हालांकि ये बहुत सब्जेक्टिव रहता है, बट हेल्थ केयर में 95% प्लस एक्यूरेसी पे ही जाएंगे आप। कोई भी डॉक्टर या किसी भी मेडिसिन को आप नहीं लेना चाहेंगे अगर वो कहें कि मैं 50% या 55% श्योर हूं आपको ये बीमारी है। आप खुद सोचिए। तो हालांकि ये सब्जेक्टिव है। आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जैसे 55 से 60% की एक्यूरेसी बहुत रहती है। अब एक इंसान ने मूवी देखी या नहीं देखी, आपने उसको रेकमेंड करा कि आप ये मूवी देखिए, अब उससे किसी का ज्यादा हानि नहीं हो रही है। वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है आपकी, right? तो वहां पे 60% तक की एक्यूरेसी के मॉडल जो हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं। तो हर इंडस्ट्री का एक अपना स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हो सकता है, और वो बना के भी रखते हैं। गॉट इट। कूल, थैंक यू।
चलिए अब आते हैं, आपने अपना मॉडल इवैल्यूएट करा, उसके बाद आप मॉडल को डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय मतलब वो मॉडल प्रेडिक्शंस दे पाए। तो इसके लिए आपकी जो मॉडल फाइल है उसको हम वेब सर्वर के ऊपर डाल देते हैं, और ये आपको एक HTTP एंड पॉइंट बना के दे देता है, HTTPS एंड पॉइंट। इस एंड पॉइंट पे आप अपना API कॉल करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट भेजेंगे, और ये आपको रिस्पॉन्स बना के देगा। एक चीज ध्यान रखिए, ट्रेनिंग जो है वो एक्सपेंसिव काम है, उसमें बहुत टाइम और समय भी लगता है। टाइम लगता है और कंप्यूट लगता है, मतलब समय और टाइम एक ही चीज हुई। पैसा और समय लगता है और कंप्यूट पावर लगता है। इन्फ्रेंस जो होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है? प्रेडिक्शंस। आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी प्रेडिक्शन करने के लिए, और मॉडल ने आपको प्रेडिक्शन करके दिया, उस प्रोसेस को हम इन्फ्रेंस बोलते हैं, जो कि कुछ मिली सेकेंड से कुछ सेकेंड्स में हो जाता है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। उदाहरण के रूप पे जब ChatGPT ट्रेन हुआ था, ChatGPT 4, $100 मिलियन का बजट था, और उनको रफली, मेरे को जो ध्यान है, वो अराउंड 4 से 4.5 महीने लगे थे ChatGPT 4 ट्रेन करने में। बट आप देखेंगे ChatGPT को जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको कितनी जल्दी जवाब देता है। ट्रू, ट्रू। अब थोड़ा सा और डीप में जाएं, तो जितने भी आपके आर्टिफिशियल नेटवर्क्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं, ये सारे न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर बेस्ड हैं। और एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम होती है न्यूरल नेटवर्क्स की, जिनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। जीपीटी के अंदर, ChatGPT जो आप यूज करते हैं, उसमें टी क्या है? टी इज ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी का फुल फॉर्म ही आपका होता है जनरेटिव, आप बताना चाहेंगे संभाई, पी क्या होता है? जनरेटिव, आप बताइए। प्री ट्रेनिंग। प्री प्री ट्रेन्ड। ट्रेंड। और ओ। टी होता है आपका ट्रांसफॉर्मर। तो गॉट इट। उसके नाम में ही एक्चुअली एल्गोरिथम है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, इस पे थोड़ा सा जानते हैं। आप स्टार्ट करते हैं इनपुट लेयर से। ये है आपका इनपुट डेटा। अब इनपुट डेटा क्या हो सकता है? आपका इनपुट डेटा, मैं उदाहरण के रूप पे आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि मैं ये प्रेडिक्ट करना चाहता हूं कि मान लीजिए एक बैंक, मैं एक बैंक में काम करता हूं मान लीजिए, और मेरे को ये टास्क मिला है कि मुझे बैंक के कस्टमर की प्रोफाइल के बेस पे ये पता लगाना है कि वो कितना इंश्योरेंस प्रीमियम दे सकते हैं। ठीक है। अब बैंक ने मुझे डेटा दिया, उन्होंने मुझे दिया नाम, उन्होंने मुझे दिया एड्रेस ऑफ द कस्टमर, उन्होंने मुझे दिया मान लीजिए आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये डिटेल। उसके बाद मुझे दिया मैरिटल स्टेटस क्या है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, उसके कितने फिक्स्ड डिपॉजिट हैं, ये सारी डिटेल दी। अब संभाई आप मुझे ये बताइए कि किसी के नाम के बेस पे मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा? कि मेरा नाम वेद है तो मैं कम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करूंगा, आपका नाम सम है तो आप बहुत ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे। नहीं, जब तक आपका नाम मुकेश अंबानी है, आपके सरनेम में अंबानीज नहीं जुड़ रहा है, तो शायद अदरवाइज प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं अगर आपको ये कहूं कि आपकी जो इनकम है, संभाई, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीना है मान लीजिए, तो चांसेस ज्यादा हैं कि आप हाई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। क्वाइट इनकम के पॉसिबल है बेसिस पे तो। हम पता लगा सकते हैं या प्रिडिक्ट किया जा बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। मैरिटल स्टेटस के बेस पे चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अरे, जो इंसान मैरिड होगा वो जिम्मेदारी भी होगी उसके अंदर थोड़ी, तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, हालांकि पूरी तरह से नहीं कहेंगे। बट हाँ, नाम स्लाइटली के और इम्पैक्ट। मैरिटल स्टेटस के बीच में आप किसको ज्यादा वेटेज देंगे, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? आई थिंक मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे, कंपेयर टू बिल्कुल। नेम, या। तो इनपुट डेटा जो है वो आपका यही होता है, इसको फीचर्स भी बोलते हैं। तो इन फीचर्स को जब आप इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको हम कहते हैं वेट, विच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कनेक्शन। ये इनपुट डेटा पास होता है आपका हिडन लेयर्स। ये सर्कल जो है आपके, ये सर्कल्स
कहलाते हैं न्यूरॉन। इनपुट लेयर का काम होता है सिर्फ डेटा से इनपुट लेना और कुछ नहीं। उसके बाद ये इनपुट लेयर कनेक्ट होते हैं आपके हिडन लेयर, ये सारी हिडन लेयर्स होती हैं। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, मतलब ये हिडन लेयर्स, ये भी हिडन लेयर है। इन हिडन लेयर्स पे आपकी कैलकुलेशंस स्टार्ट होती हैं। और हर एक न्यूरॉन पे एक एक्टिवेशन फंक्शन लागू होता है। इसको वो हम बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस। आप इसको ये मान के चलिए कि आप किस फीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उस फीचर को हम क्वांटिफाई करके उसको, जैसे इनकम हो गया या आपका मैरिटल स्टेटस का हमने 1 कर दिया, और जो अनमैरिड है उनको 2 कर दिया, डिवोर्स जो हो गया उनको 3 कोट कर दिया। तो आपने उनको आइडेंटिफाई कर दिया और उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब आप वेट वेट दे रहे हैं, राइट, वेटेज। तो वेट आपका एक पैरामीटर हुआ। आपके एल्गोरिथम का काम यही है कि इन एक्टिवेशन फंक्शंस में एक इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वो इटरेट करता जाए और पैटर्न लर्न करता जाए कि अच्छा, इस इंसान की इनकम इतनी है, तो इसने कितना पहले अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है। इस इंसान की इनकम इतनी है, इसने कितना इंश्योरेंस प्रीमियम की पे कर रखा है। इसकी फिक्स डिपॉजिट इतनी है बैंक के साथ, इसने कितना पे करा है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये हिडन लेयर्स पे एक्टिवेशन फंक्शन काम करते हैं। अगर एक्टिवेशन फंक्शन ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड होता है, तो उस न्यूरॉन को फायर करा जाता है, मतलब कि वो न्यूरॉन आगे वाली हिडन लेयर को अपना डेटा पास करेगा या तो नहीं करेगा। तो ये टेक्निकल प्रोसेस होता है आपका, उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, बट आप 2-3 टर्म्स ये जान के रखिए कि इनपुट फीचर्स, वेट और बायस। बायस इज अ बेसलाइन एडजस्टमेंट विच इज अ काइंड ऑफ अ पेनल्टी कह लीजिए आप उसको, या एडजस्टमेंट कह लीजिए। अगर मेरा मॉडल ज्यादा लर्न करने लग जाए, वो हर चीज को मेमोराइज करने लग जाए, तो उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए हम उसको पिनलाइज करते हैं। अगर वो सही जा रहा है तो हम उसको रिवॉर्ड करते हैं। तो वो आपका एक बायस पैरामीटर होता है। और फाइनली आपका आउटपुट लेयर आता है। आउटपुट लेयर का भी काम कोई कैलकुलेशन नहीं होता, बट आउटपुट लेयर का सिंपल काम ये होता है कि अब मेरी एल्गोरिथम ने कुछ पैटर्न को लर्न कर लिया है, और वो इस हालात में है कि कुछ आउटपुट दे पाए। अब आप इस डायग्राम को देख के सोच रहे होंगे कि वेद भाई, सिर्फ 2 ही हिडन लेयर हो सकती हैं एक न्यूरल नेटवर्क में? जिसका जवाब है नहीं। न्यूरल नेटवर्क्स आपकी, आप जितना चाहें उतनी हो सकती हैं। कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिनकी ऑलरेडी प्री क्रिएटेड है, 25 लेयर भी हो सकती हैं। आपकी 52 लेयर्स हैं। ऐसी भी एल्गोरिथम्स हैं जिनकी हंड्रेड्स में है, राइट। अब 128 लेयर्स के भी न्यूरल नेटवर्क हैं। इन न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूट और जीपीयू पावर लगती है, और बहुत ज्यादा टाइम और डेटा भी लगता है। पर जो एक्यूरेसी आपका आएगी, ये 128 हिडन लेयर्स वाली न्यूरल नेटवर्क में, वो बहुत ज्यादा होगी कंपैरेटिव टू अ हिडन लेयर जिसमें कि सिर्फ 5 या 10 या 15 हिडन लेयर्स हैं। तो ऐसे इस कौन से यूज केसेस होते हैं जहां पे इतनी सारी लेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं? आपका इमेज एनालिसिस हो गया, वीडियो एनालिसिस हो गया, आपका ऑडियो क्रिएशंस, जितने भी आपके जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, ये जनरली 100+ न्यूरल नेटवर्क लेयर्स पे ही ट्रेन किए जाते हैं। तभी आप देखेंगे इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफी हाई होती है। आप चैट जीपीटी या किसी और मॉडल से कुछ पूछें, चांसेस ये रहते हैं, हालांकि वो डिस्क्लेमर देते हैं कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, बट उसकी प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वो ज्यादातर आपको सटीक आंसर देता है, बहुत सही आंसर देता है, क्योंकि वो उतने प्रिसाइज न्यूरल नेटवर्क्स पे ट्रेन करे गए हैं, जनरली 100+। ओके। और एंड और वेद भाई। इसीलिए, हाँ जी, नहीं नहीं, आप कंप्लीट कीजिए। और इसीलिए $100 मिलियन और इतना समय, महीनों में समय लग जाता है उनको ट्रेन करने के लिए। नहीं तो मैं एक न्यूरल नेटवर्क को, आप चाहे मैं 1 घंटे में भी ट्रेन कर सकता हूं। अगर आपका 1 GB का डेटा है और मेरे को सिर्फ 5 लेयर पे अगर उसको ट्रेन करना है, मैं उसको 5 लेयर में ट्रेन कर सकता हूं। बट वो जो आपका मॉडल बन के आएगा, वो सिर्फ एक बहुत ही बेसिक टास्क को कंप्लीट कर पाएगा, जिसका कि आज की दुनिया में कोई रेलेवेंस भी नहीं होगा शायद। छोटे से छोटा भी जो आज की डेट में न्यूरल नेटवर्क होता है, वो कम से कम आपका 50
लेयर्स का न्यूरल नेटवर्क, जो कि आज की सोफिस्टिकेटेड दुनिया में जिस टाइप के प्रेडिक्शंस आ रहे हैं और दूसरे मॉडल्स के साथ अगर उसको कॉम्पीट करना है, तो कम से कम आपको 50 लेयर का एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा। आप वेद भाई, मैं सवाल पूछ समझ, रहे थे। थैंक यू। हाँ, मेरे दो क्वेश्चंस थे पहली वाली स्लाइड में। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो पैरामीटर्स आपने बताए, मॉडल जो है एल्गोरिदम्स इस पे ट्रेन होता है एंड पैरामीटर्स ऑटो जनरेट करता है, तो हम कितनी ट्रेनिंग कराएं, कितना इपॉक्स दें या नंबर ऑफ डेटा को दोबारा से रीड कराने के लिए कि वो पैरामीटर्स एक्यूरेसी को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें पता कैसे चलता है? संभाई, आप मेरे ख्याल से ए से जेड पे जंप करने वाले इंसान ज्यादा हैं, आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। हम आते हैं उस सवाल पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ए से बी पे आए, पहले बी से सी पे जाते हैं। आप ए से सी पे जंप कर रहे हैं, नहीं, नहीं, तो ठीक है, इपॉच थैंक वगैरह पे हम यू। आते हैं थोड़ा सा। मुझे गाइड करने के लिए थैंक यू। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे हाँ ट्रांसफॉर्मर जो जी। आपने लिखा है, हम इस पे कब आएंगे हाँ, वापस? ट्रांसफॉर्मर्स का अगर आपको आर्किटेक्चर देखना है तो उसके लिए एक अलग से हम वीडियो अपने श्रोताओं के लिए बना सकते हैं। आप अगर श्रोता कमेंट्स में जानना चाहें, अगर उनको इंटरेस्ट है ट्रांसफॉर्मर्स के मैथमेटिक्स में जाने का, तो हम अलग से, मेरे ख्याल से कम 2 वीडियोस हमारे लगेंगे। 1 घंटा के तकरीबन 1 डेढ़ घंटा हमें लग जाएगा मैथमेटिक्स जानने के लिए कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली कैसे काम करते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स के लिए आपको अटेंशन मैकेनिज्म, अटेंशन इज ऑल यू नीड, टोकनाइजेशन, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। ठीक है। तो एक तो तकरीबन मेरा जो अनुमान है, आपके सवालों के ऊपर और श्रोताओं के हमारे कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 1 से 1.5 घंटे का समय हमें चाहिए, तो 2 या 3 वीडियोस हमें लग जाएंगे ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में जानने के लिए। गॉट इट। च- चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में वैसे थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट ये जरूरी है ये सारी चीजें जानना भी। अब आपने जब अपने डेटा को एक बार अपने न्यूरल नेटवर्क से पास कराया, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं फॉरवर्ड पास। उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड पास। इसको एक एनालॉजी के साथ अगर आप समझे, तो कुकिंग एनालॉजी समझ लीजिए। आपने इंग्रेडिएंट्स दिए, वो हो गए आपके इनपुट। अब आपने रेसिपी बनाई, नमक डाला और जीरा डाला और मसाले डाले, वो हो गया आपका वेट। जो आपका डिश बन के तैयार हुई, शाही पनीर बनाया आपने या मसाला चाप मैंने कल ही बनाई थी, हालांकि उतनी अच्छी बनी नहीं, कल संडे भी था तो मैं कोशिश कर रहा था कुछ कुकिंग ट्राई करूं लेके। तो वो डिश जो बनी आपकी, उसको हम कहेंगे प्रेडिक्शन। अब अब मेरे को खुद ही टेस्ट में नहीं पसंद आई लेके, तो मैं घर वालों को क्या खिलाता उसको। तो खैर, उसको हम टेस्ट कह लीजिए, जो कि आपका 90% 95% हम एक्यूरेसी कह रहे थे। और अगर उसमें नमक कम है या जो भी आपके मसाले कम हैं, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम में एडजस्ट करेंगे। तो आप कुकिंग के हिसाब से एनालॉजी समझ गए। अब इसी एनालॉजी को अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर मैप करना चाहें, तो जो आपने इंग्रेडिएंट्स डाले थे, चाप डाला, उसके अंदर दही डाला, और भी मैंने यूट्यूब से देख के ही मैंने वो बनाया था, तो वो सारा मेरा हो गया इनपुट लेयर। अब मैंने उसमें वेट्स डाले, मतलब अपनी तरफ से, और रेसिपी जो मैंने देखी, कड़ी पत्ता और गरम मसाले, तो वो हो गया वेट्स। जो डिश बन के निकली मेरी, वो हो गया मेरा आउटकम प्रेडिक्शन। अब मैंने उसको कंपेयर करा कि जैसा वीडियो में दिख रहा है और जैसा मेरा दिख रहा है, वो कितना क्लोज है, वो हो गया प्रेडिक्शन। और जब मैंने उसको टेस्ट करा और ये पता चला कि नमक बिल्कुल कम है या बिल्कुल ज्यादा है, वो हो गया आपका एरर इन गॉट इट। रेफरेंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अब एक बार में जब आप अपना डेटा पास करते हैं, एल्गोरिथम कुछ लर्न नहीं कर पाता, वो सिंपल पहला जो पास होता है। और अब आपका टर्म का मैं जवाब देना चाहूंगा, जो आपने एक टर्म ईपॉच यूज करा था। तो अ सिंगल पास ओवर द एंटायर डेटा सेट is called as an epoch. A single pass over the entire data set. यानी इस टर्म को एल्गोरिदम हम ने, कहते हैं epoch। ओके, यानी एल्गोरिदम ने पूरा डेटा को एक बार गो थ्रू कर लिया है। बिल्कुल। और सिंपल। उसने, तो epoch, जैसे हमने अभी एक टर्म
इंट्रोड्यूस करा ईपॉच इज अ सिंगल पास ओवर द एंटायर डेटा सेट। तो भाई, पहले ईपॉच में या पहले ट्राई में अगर हम ये उम्मीद रखें कि एल्गोरिथम बिल्कुल सारे पैटर्न्स को लर्न कर लेगा डेटा के ऊपर और बहुत अच्छा प्रेडिक्शंस देने लग जाएगा, तो ये एक बेवकूफी भरी बात है। ऐसा होने वाली बात नहीं है। इसके लिए हम बैक प्रोपगेशन यूज करते हैं। अच्छा, जो हम जितना भी हम ये अभी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं एल्गोरिथम्स की और डेटा को लेके, जो भी हम मॉडल्स बना रहे हैं वो हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को लेके कर रहे हैं। और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हमने अपनी पिछली सीरीज में बताया था कि आप एक लेबल्ड डेटा यूज करते हैं और उस लेबल्ड डेटा में आपकी ट्रू वैल्यूज होती हैं। अब जब न्यूरल नेटवर्क आपका आउटपुट लेयर पे आया, उसने कुछ प्रेडिक्शंस करे, मतलब कि प्रेडिक्टेड वैल्यूज उसने बताई, और आपके पास ऑलरेडी ट्रू वैल्यूज ऑलरेडी हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आता है प्रेडिक्टेड वैल्यू और ट्रू वैल्यूज का, उनको आप कहते हैं एरर। और इस एरर को बैक प्रोपगेट करते हैं टू द स्टार्टिंग लेयर, विच इज द इनपुट लेयर। इस प्रोसेस को बोला जाता है बैक प्रोपगेशन। ये नाम आपको स्केरी लग सकता है, बट इतना स्केरी है नहीं ये। तो आप मान लीजिए कि आपने जो एरर है उसको वापस भेजा वेट्स को एडजस्ट करने के लिए, और यहां पे बहुत सारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज होता है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, पार्डन माय स्पेलिंग हियर, बट आपने एक टर्म सुना होगा, डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे बहुत सारे डेरिवेशंस हम यूज करते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ योर डिफरेंशिएशन। अगर इसको एक आर्चरी एनालॉजी से समझे कि आपने एक एरो शूट करा, वो एक फॉरवर्ड पास हुआ, आपने उस टारगेट को मिस करा, राइट। अब आप फिर कैलकुलेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, हाउ मच यू मिस्ड एंड इन विच डायरेक्शंस। आपको अब उस एरो को कैसे चलाना है, कितना आपको कमान खींचनी है, किस विंड डायरेक्शन को भी आपको एनालाइज करना है। थोड़ा सा आप अपना हैंड का एडजस्टमेंट करेंगे राइट या लेफ्ट में, तो आप अपना एम स्लाइटली एडजस्ट करेंगे। जो कि एक एनालॉजी हुई, एग्जांपल हुआ वेट अपडेट करने का, और फिर आप अगेन शूट करते हैं। ये आपकी हुई दूसरा ई पॉच। अब आप एक या दो बार में ही आप उम्मीद करें कि आप बुल्स आई को हिट कर जाएंगे, तो ऐसे भी होने वाली बात नहीं है। आपको हो सकता है 1000 टाइम्स इन चीजों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिपीट करना पड़े जब आप बुल्स आई को हिट करें। सेम तरीके से इट्स अ पॉसिबिलिटी कि एल्गोरिथम को 1000 टाइम्स ईपॉच करने पड़े ताकि वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्यूरेसी तक पहुंचे। कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल या जनरेटिव एआई मॉडल दुनिया के अंदर आज की डेट में 100% एक्यूरेट नहीं है। किसी भी मॉडल को 100% एक्यूरेट होना जरूरी भी नहीं है, ना ही कोई है। पूरा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, अगर आप उसको एक इमेज से समझे। हाँ सम भाई, आपका कोई सवाल है? नहीं, मैं बस इतना जानना चाह रहा था, आपने बोला होना जरूरी भी नहीं है। तो क्यों जरूरी नहीं है? क्या अगर 100% हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है? अम, इसको आगे एक एनालॉजी से समझेंगे हम सम भाई, बट देखिए, 100% एक्यूरेसी मतलब आप भगवान बन गए हैं, फिर तो हम इंसान ही रहते हैं। अच्छा। अगर हमने कह दिया 100% एक्यूरेट कि ये मॉडल, ये स्टॉक का प्राइस इतना जाएगा, तो आप फिर मान लीजिए कि हर कोई दुनिया में वो मॉडल खरीदना ही चाहेगा लेके, हाँ, कि वो लेकिन फिर अमीर ही हो जाएगा लेके। तो लेकिन कोई कुछ मॉडल और हंड्रेड इंडस्ट्री, परसेंट एक्यूरेट नहीं होता। स्टॉक में तो बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट कर सकती है। मैं कंसीडर कर रहा था, लेट से कुछ हेल्थ केयर सेक्टर है, टू डिटेक्ट हम्म। कि पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट है या नहीं है। उस पे एक्यूरेसी जितनी ज्यादा हो, आई थॉट मे बी 100% कुड बी हेल्पफुल। 98%, 98% लेवल एक्यूरेसीज होती हैं, पर आप कभी भी किसी को 100% नहीं कह सकते हैं। देयर मेडिकल हिस्ट्री में देयर हैव बीन इंसिडेंसेस जहां पे कि डिटेक्ट होने के बाद अनडिटेक्टेड गया है कैंसर, नेक्स्ट स्कैन में, या कोई भी आपकी बीमारी हो लेके वो अनस्कैंड गई है। आपके जो
मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें भी एरर रेट होता है। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? आप अपना मेडिकल टेस्ट कराते हैं। आप मेरे को एक भी कोई भी लेबोरेटरी बता दीजिए जो कि एंड में अपने रिपोर्ट के ये लिख के नहीं देता कि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस आर नॉट फ्री फ्रॉम एरर। और अब तो एक लीगल डिस्क्लेमर भी डालने लगे हैं कि ये रिपोर्ट को लेके आप लीगल केस नहीं डाल सकते हैं किसी भी क्लिनिकल या पैथोलॉजी लैब के अगेंस्ट। तो विच मीन्स 100% एक्यूरेसी तो हमने कहीं पे भी अचीव करी नहीं है। जब ह्यूमंस ही 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, तो हम वो मशीनें जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि 100% एक्यूरेट हो जाएं, तो वो होने वाली बात नहीं। अब वापस आते हैं अपनी डिस्कशन के ऊपर। ट्रेनिंग इन वन पिक्चर को अगर हम देखें, तो पहले ही पॉच में मान लीजिए एल्गोरिथम ने 12% एक्यूरेसी अचीव करी। 10वें ही पॉच तक आते आते उसने 45% एक्यूरेसी अचीव करी। वो प्रैक्टिस कर रही है। आप मान लीजिए एल्गोरिथम प्रैक्टिस कर रहा है बार बार। वो लर्न करता है, फेल होता है, फिर एडजस्ट करता है, फिर लर्न करता है, फिर अपने लक्ष्य से दूर होता है, फिर एडजस्ट करता है। तो एक ईपॉच तक आते आते, प्रोबेबली 1000 ईपॉच तक आते आते उसको 97% एक्यूरेसी मिली। लॉस का मतलब होता है हाउ रॉन्ग द मॉडल इज, वो अपने लक्ष्य से कितना दूर है। अब मैं आपके जो आपने मुझे सवाल पूछा था कि 100% एक्यूरेट क्यों नहीं होता है। 100% एक्यूरेट मतलब, जो हम अपने हिंदी भाषा में कहें, एक रट्टा प्रॉब्लम, और उसको अगर मशीन लर्निंग की भाषा में कहें तो ओवरफिटिंग। अब इसको एक एनालॉजी के साथ समझे तो थ्री इडियट्स मूवी में जैसे वो एक कैरेक्टर था, चतुर। चतुर। हाँ, चतुर, राइट। तो वो चतुर को आप देख लीजिए कि उसको एक रट्टेबाजी कहा जाता था, जो हर चीज को मेमोराइज करता था वर्ड बाय वर्ड। आप अपने बच्चे को चतुर नहीं बनाना चाहेंगे। हर कोई रैंचो बनाना चाहेगा अपने बच्चे को, जो जनरलाइज करता है वेल, जो पैटर्न समझता है अच्छी तरह से, जो हर एक फील्ड में सही है, सिर्फ साइंस में या सिर्फ गणित में सही नहीं है। लेकिन गोल आपका 100% एक्यूरेट ऑन ट्रेनिंग डेटा होने का नहीं है। गोल है आपका नए डेटा को देख के उस पे अच्छी तरीके से प्रेडिक्शन करना। लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। लाइफ स्कूल और कॉलेज तक एंड नहीं होती है। ट्रेनिंग आपकी स्कूल और कॉलेज तक एंड हो जाती है, लेके लाइफ उसके बाद भी चलती है। तो दैट इज योर अनसीन डेटा। ट्रू। उम्मीद करता हूं अब आपको एक ठीक अनालोजी मिली होगी समझने के लिए कि क्यों मैं कह रहा था कि कोई मशीन लर्निंग मॉडल 100% एक्यूरेट नहीं होता है। जी, मुझे समझ में आ गया। तो जीपीयूज एंड कंप्यूट, व्हाई एआई इज हंग्री, ये देखें अगर हम। सीपीयू और जीपीयू में फर्क आपका इतना है कि सीपीयू इज लाइक एक पीएचडी लेवल हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जीपीयू इज लाइक 10,000 वर्कर्स विच आर डूइंग बेसिक मैथमेटिक्स। जीपीयू बहुत ज्यादा कंप्यूट पावर प्रेजेंट करते हैं, और जो कि मशीन लर्निंग और एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज करे जाते हैं। एडब्ल्यूएस के पास ट्राइनियम और इन्फ्रेंशिया चिप्स हैं, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपको मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में हेल्प करते हैं। एनवीडिया के फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं A100 और H100 जीपीयूज, जो कि एक्सटेंसिवली यूज करे गए हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स और जनरेटिव एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। अच्छा, अब हम किस तरह के मॉडल्स को ट्रेन करते हैं? क्या मॉडल्स होते हैं? क्लासिफिकेशन मॉडल, जहां पे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई ईमेल जो है वो स्पैम है या नहीं है। रिग्रेशन, जहां पे कि आप स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं लेके। कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम, इस इमेज में एक गाड़ी प्रेजेंट है या नहीं है। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज, जहां पे आप ये जानना चाहते हैं अगर मैंने कोई ईमेल भेजी तो उस ईमेल का सार क्या है, जिस्ट क्या है, उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है। टाइम सीरीज एनालिसिस, आप आगे आने वाले समय में ये जानना चाहते हैं कि मैं कितना अपनी दुकान में या अपने शोरूम में स्टॉक भर के रखूं। जनरेटिव एआई, जहां पे आप नई इमेजेस, नए वीडियो, नए ऑडियो जनरेट करते हैं। तो जैसा आप देखते हैं यहाँ, जीपीटी, स्टेबल डिफ्यूजन, amazon नोवा मॉडल्स वो फैमिली ऑफ मॉडल्स हैं जो कि
हमारा ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स पे ट्रेन करे गए हैं। ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स होती थी आपकी, एक एक्सजी बूस्ट आपने नाम सुना होगा, जो हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते थे क्लासिफिकेशन में। रिग्रेशंस में भी एक्सजी बूस्ट यूज हुआ करती है, अभी भी यूज होती है। लीनियर लर्नर नाम की एक एल्गोरिथम है, ये आपके ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में काउंट होती हैं। और जो आपका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, ये बहुत एक्सटेंसिवली आपका जनरेटिव एआई के अंदर यूज करा जाता है। तो हम अपने आगे आने वाली वीडियोस और सीरीज में देखेंगे कि हम किस तरह से जनरेटिव एआई, या अगर हमारे श्रोताओं को जिज्ञासा है ट्रांसफॉर्मर के मैथमेटिक्स गणित में जाने के लिए, तो हमें कमेंट्स में बताएं। और हम 2 या 3 अनुमान है मेरा, हमारी इतनी वीडियो सीरीज लगेंगी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स के डाइव डीप में जाने के लिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए की टेक अवेज, हमने जो आज जाना इस वीडियो में, ट्रेनिंग क्या होती है, मशीन लर्निंग मॉडल्स की फॉरवर्ड पास क्या होता है, ओवरफिटिंग का हमने एक एनालॉजी समझी कि हम मेमोराइज नहीं कराना चाहते किसी भी मॉडल को। अ गुड मॉडल इज वन विच जनरलाइजेज वेल, नॉट which memorizes well. GPUs enable the parallel problem, which are very commonly used for training your generative AI models. You do not need code to build ML models. Algorithms already created हैं, GitHub पे available हैं, Hugging Face library पे available हैं। आप उन open source algorithms को लेके उसमें थोड़ा सा tweak करके, change करके अपनी खुद के मॉडल्स भी बना सकते हैं। Right? And you should choose the right model type for your problem. Not everything needs chat GPT. मशीन लर्निंग एक जादू की छड़ी नहीं है, या एआई या चैट जीपीटी एक जादू की छड़ी नहीं है। हर चीज के लिए जीपीटी यूज करना बिल्कुल सही बात नहीं होगी। हम इंसानों को ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है। पर मैं हमेशा इस चीज को एक बहुत अच्छी तरह से मानने लगा हूं जिंदगी के अंदर, हमें वो चीज भी जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। तो कहाँ आपको जीपीटी यूज नहीं करना, वो भी जानना आपको बहुत अनिवार्य है। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, नेक्स्ट सेशन में भाई हम जनरेटिव एआई के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर्स, अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, और चैट जीपीटी कैसे काम करता है। बहुत बढ़िया। श्रोताओं से क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर उनके कुछ हैं, तो क्वेश्चंस हमें अपने कमेंट्स में बताएं, और हम कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को वीडियो में अपने आंसर करने की। क्या हम कोशिश करेंगे उनके आंसर्स को अपने श्रोताओं तक किसी भी माध्यम के थ्रू पहुंचाने की। ठीक है वेद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज गिव इट से लाइक एंड कमेंट कि आपको कैसा लगा वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, put it in the comment section as well, and do subscribe to our channel. See you in the next video. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।